आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं एमपीटेट ग्रेड 2 के लिए। जैसे कि एमपीटेट ग्रेड 1 का एक पेपर हमने स्टार्ट किया था जिसमें फिजिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट करे थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, उससे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 40 डेज का लाइव बैच अवेलेबल है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी इसी के साथ अटैच रहेगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 153 से अगर आपके पास वो है क्यूबी है यहाँ पर एच स्टेट की, वो हमने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी और फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दी है। ठीक है, वहाँ से आप सारे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इनके क्वेश्चंस को विजिट कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 153 से आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 164 के ऊपर। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 164 को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। पूछा क्या गया है, बेसिकली एक फॉर्मूला क्वेश्चन है। इसने ये बोला है कि यदि n छोटी गेंदे, n स्मॉल गेंदे, जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी बॉल्स होगी। कितनी बॉल से? ये n बॉल से। ये 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। n बोला है इसने। इसमें से प्रत्येक जो है सेम द्रव्यमान की होगी। हो सकता है सब 200 ग्राम की हो सकता है सब 100 ग्राम की यहाँ पर हो। प्रति सेकेंड u वेग से सतह पर प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। जैसे आपने वो बाउंसिंग बॉल देखी है, बाउंसिंग बॉल जैसे ही आपने उसको इस तरीके से डिप किया, वो जमीन पर टकराई, फिर ऊपर उठेगी, फिर जमीन पर टकराएगी, फिर ऊपर उठेगी, है ना। यही होती है टक्कर। इसी तरीके से होगी। उसकी प्रत्यास्थता, उसकी इलास्टिसिटी कुछ इसी तरीके से होगी, है ना। तो यदि प्रति सेकंड u वेग से सतह पर प्रत्यास्थ रूप से टकराती है तो सतह पर लगाया गया कुल बल कितना होगा। मतलब जितनी भी बॉल्स है, n बॉल्स लगाई है, ठीक है, तो टोटल जो बल लगेगा उस सतह के ऊपर इन बॉलों की वजह से वो कितना होगा, ये अपन को निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कुछ ऐसे पूछा गया था, तो एक बार आप फॉर्मूला बनाना सीख लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगी जिसमें ये m की वैल्यू भी दे रखी होगी, 50 बॉल भी आपको दे रखी होगी, वो आप सॉल्व करके बताना। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है, तो देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सबसे बेसिक कंसेप्ट कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनता है, तो आप एक बार वैल्यू लिखना स्टार्ट करो कि क्या क्या दे रखा है। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दे रखी है हमको, n यहाँ पर दे रखी है। प्रत्येक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, मास दे रखा है हमको m। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u वेग से चल रही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इसको इनिशियल वेलोसिटी या क्या कहोगे, प्रारंभिक वेग कह सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना है, जब कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही है, प्रत्यास्थता हो रही है, मतलब हमें जो निकालना है वो संवेग निकालना है। ठीक है, तो P इनिशियल मतलब शुरुआती जो संवेग यहाँ पर होगा वो किसके बराबर होगा। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv यहाँ पर होता है। अब जो बॉल टकरा रही है वो u वेलोसिटी के साथ टकरा रही है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, या हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, mu यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग का होगा, क्योंकि बॉल टकराई है और वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब टक्कर यहाँ पर हो रही है, तो उस केस में इसकी फाइनल संवेग जो होगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। इसने क्या बोला है, प्रति सेकंड, टी की भी वैल्यू दे रखी है इसने, हर सेकंड जो है यू वेग से सतह पर टकराती है, बार बार इसी वेग से टकरा रही है ना। आप ये समझ लो कि जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी होगी, जिस पर कोई घर्षण नहीं होगा, इसीलिए तो सेम वेलोसिटी के साथ उस पर क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। तो यहाँ पर P फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस mu के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में, ये लिखना आया आपको, कैसे हमने लिखा। P इनिशियल mu यहाँ पर हो गया, मास हो गया उस बॉल का, और इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। ठीक है, P फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस का mu यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब संवेग का जो डिफरेंस आया है वो कैसे लिखा जाता है, P इनिशियल माइनस P फाइनल से लिखा जाता है। प्रारंभिक संवेग कितना था, माइनस अंतिम संवेग कितना था, तो ये कितना हो जाएगा, mu माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा अपना। इसको आप चाहे तो अभी ब्रैकेट में बंद कर लो, या फिर साफ साफ दिख रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2mu यहाँ पर लिख सकते हो। तो जो संवेग का डिफरेंस है वो कितने के बराबर हो गया, 2mu के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दे रखी है कि हम लोग कितनी बॉल के लिए बात कर रहे हैं, n बॉल के लिए बात कर रहे हैं। ये वाली जो चीज़ अभी आपने निकाली, ये कितनी बॉल के लिए निकाली, एक बॉल के लिए निकाली। अगर सेम चीज़ आपकी n बॉल के लिए होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mnu हो जाएगी। मतलब आपको सिंपल सा करना है,
ये वैल्यू कितनी दे रखी है 2mu दे रखी है। इसमें क्या करना है n का मल्टीप्लाई कर दो, अगर 50 बोले तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 बोले तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से n बोल का जो मोमेंटम है वो अपना निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन से ये तो पूछा नहीं, अगर यहाँ तक पूछता तो अपना आंसर 2mnu हो जाता। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में दे भी रखा है, बट अभी नहीं। हमसे ये भी पूछा गया है कि टकराती है सतह पर लगाया गया कुल बल कितना होगा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस विल बी, जो हमारी ये जमीन थी उसके ऊपर इन बोलों ने कितना बल लगाया वो चीज़ अपन को निकालनी है। अब आप चीज़ याद करो कि कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जो एफ डेल पी, और एक चीज़ और बच रही है इसमें समय प्रति सेकंड, समय में कोई रिलेशन बताता हो, बताओ आप लोग कमेंट करके, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो बल में, संवेग में और समय में रिलेशन बताता हो। आपको यदि याद आ रहा हो हमारा जो दूसरा नियम है F इज इक्वल टू एम ए है ना, सेकेंड लॉ क्या है F इज इक्वल टू एम ए होता है। इसका गणितीय डेरिवेशन मतलब F इज इक्वल टू एम ए को कहाँ से डिराइव किया गया है, कुछ याद आ रहा है, F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी से डिराइव किया गया। डेल पी ये संवेग का डिफरेंस कितने का बराबर हो गया 2mnu के बराबर हो गया। ठीक है, और समय कितना दे रखा है प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड की वैल्यू, सो डेल पी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 2mnu के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया क्या कि कैसे हमने इसको किया, 2mnu कैसे आंसर आया। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद अपन इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। न्यूमेरिकल अभी जो हम लोग करेंगे नंबर में, वो आपका प्रैक्टिस के लिए करेंगे। P इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी mu, P फाइनल क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का mu हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से जंपिंग हो रही है। सो डेल P किसके बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mu, P इनिशियल माइनस P फाइनल करना। ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mu के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बॉल के लिए पूछा है, n बॉल के लिए पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 2mnu हो जाएगा। अब इसने पूछा है बल के लिए, तो बल कितने के बराबर हो जाएगा डेल P बाई डेल टी के। डेल पी क्या है 2mnu यहाँ पर है n बोल्स के लिए, और समय कितना दे रखा है 1 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 2mnu निकल कर आ गई। ऐसे तो ये 3 लाइन का ही क्वेश्चन है, बट क्योंकि आपको बार बार एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है ना, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में यहीं से पता चल गया था, यहाँ से आपने डेल पी की वैल्यू लिख ली, डेल पी से आपने लिख लिया n बोल्स के लिए, n बोल का 2mnu हो गया, और यहाँ से f इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी होता है, आंसर 2mnu हो गया। बट इसका प्रूफ दिखाओ कि क्या सच में ये फॉर्मूला वैलिड है क्या। बिल्कुल वैलिड है। कैसे वैलिड है, एक क्वेश्चन देखना जहाँ पर सेम क्वेश्चन है, n छोटी गेंदों की जगह आप समझ लो कि 50 छोटी छोटी बॉल्स जो है, ये जो आपको वैल्यू में दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपसे किसी और एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर रख के देखी कि क्या ये सच में फॉर्मूला काम करता है क्या। तो यहाँ पर 50 छोटी छोटी गेंदें हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना दे रखा है m, है ना, और इस क्वेश्चन में कितना दे रखा था, प्रत्येक का द्रव्यमान 0.1 kg दे रखा था। 100 ग्राम दे रखा होगा, 0.1 kg हमने मान लिया। प्रति सेकंड u वेग से जाती है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, टकरा रही है, प्रत्यास्थता हो रही है। सतह पर लगाया गया कुल बल कितना होगा, देखो m की वैल्यू 0.1 है, u वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 50 बॉल यहाँ पर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज बात करूँ तो मेरा फॉर्मूला है 2mnu। ठीक है, तो क्या इससे सॉल्व होगा क्या, अगर प्रति सेकंड के केस में मुझे दे रखा है ये 2 है, m की वैल्यू कितनी है 0.1 kg, प्रत्येक बॉल का मास कितनी बॉल है 50 बॉल है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है प्रति सेकंड 5 मीटर दे रखी है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। बस आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको आप दशमलव हटा दो, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50 न्यूटन हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली मैंने क्या करा, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख ली। ठीक है, और फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखने से मेरा आंसर क्या निकल कर आ गया 50 न्यूटन निकल कर आ गया। अगर आप इस सेम क्वेश्चन को बेसिक से करोगे, जस्ट लाइक डेल पी निकालोगे इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने जैसे अभी किया था n बॉल के लिए निकाला, तो आप इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर वो जिस तरीके से अभी आपने पहले किया था वैसा का वैसा आप कर सकते हो, डेल पी बाई डेल टी यहाँ पर कर दोगे, सेकेंड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी आपका आंसर वही निकल कर आ जाएगा जो इस फॉर्मूला से आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डन, एक बार से बता दो क्लियर है, देन अपन अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो एक बार से ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है, कमेंट में मैसेज कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था लास्ट में, है ना, कि ये आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई करो। न्यूटन का शीतलन का नियम लग रहा है दे नहीं रखा है, बट समझ में आ रहा है कि एक पिंड जो है 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तक चला जाता है ना। इतना कम होने में, टेम्परेचर कम होने में 4 मिनट लगते हैं। अब यही चीज़ अगर 70 से 40 तक होती है तो कितना समय लगेगा। जस्ट लाइक आप इमेजिन कर सकते हो, आपके पास गर्म कप है चाय का, टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, 4 मिनट में ये ठंडा होकर, चाय ठंडी होकर 70 डिग्री सेल्सियस पर आ जाती। जस्ट एन इमेजिन आप कर सकते हो कि टेम्परेचर कम हुआ, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर तक सेट होगा, है ना। ठीक है, तो 100 डिग्री था, चाय थोड़ी देर बाद कितने की होगी, 70 डिग्री सेल्सियस पर आ गया उसका टेम्परेचर। कितने मिनट में हुआ, 4 मिनट में हुआ, ठीक है। फिर 70 से उसको 40 होने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको निकालनी है ना। तो अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको अपन कैसे करते हैं, न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है, न्यूटन का जो शीतलन का नियम है, उससे हम लोग यहाँ पर करते हैं। इनका क्या कहना था, क्या कहता है न्यूटन का शीतलन का नियम, कि जो यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो किसके समानुपाती होगा, रूम टेम्परेचर माइनस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। उससे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राई करिए एक बार करने का, नहीं तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करो, आप इसको ट्राई करो, थोड़ा बहुत भी ट्राई करोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे T1 T2 की क्या वैल्यू है, तो धीरे धीरे आपकी भी लिंक बन जाएगी, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करें। जिनसे बन रहा है वो अपने हिसाब से कंटिन्यू करना, और जिनसे नहीं हो पा रहा है वो अभी अपन साथ के साथ करेंगे। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, समझ में आ गया, ठंडा ठंडा करने की बात कर रहा है, मतलब कूलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कितना हुआ है, 70 यहाँ पर हुआ है। T1 100 है, T2 कितना हो गया है, 70 यहाँ पर हो गया है। रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दे रखा है, कमरे का तापमान, ठीक है। और टाइम कितना लगा है इस पूरी प्रोसेस को होने में, 4 मिनट लगे। मतलब ये बेसिकली दो क्वेश्चन का मिक्सचर है, ठीक है। ऐसे आइडियली होता, अगर सिंपल होता तो ये यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता। हो सकता है कि ये यहीं पर आपसे समय पूछ लेता कि बताइए कितना समय लगेगा, बट इसने पहली वाली चीज़ तो दे दी कि 4 मिनट लगे हैं। ओके, तो यहाँ से आपका के कांस्टेंट निकल जाएगा, और 70 से 40 होने का समय अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसका। थ्योरी क्या होता है, यानी कि न्यूटन का जो शीतलन का नियम होता है वो क्या बोलता है कि वस्तु के टेम्परेचर में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी टेम्परेचर में परिवर्तन होगा वो किसके समानुपाती होगा, तापमान, और जो भी हमारा वस्तु का जो भी तापमान है, जस्ट लाइक जो बॉडी टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर और जो रूम टेम्परेचर है उनके अंतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे अपन ने याद करा था कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो किसके समानुपाती होगा, बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के अंतर के समानुपाती होगा। ये तो अपन ने याद करने के लिए। अब इसको फॉर्मूला टर्म्स में कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, dt/dt, ये बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये क्या है, समय, जो ये आपको दे रखा है 4 मिनट। ये किसके बराबर होगा, या फिर ये चीज़ जो है किसके प्रपोर्शन में होती है, आप चाहे तो पहले प्रपोर्शन में इसको लिख लो। dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बॉडी माइनस T रूम। बॉडी टेम्परेचर जो भी वस्तु का तापमान हुआ है माइनस रूम टेम्परेचर यहाँ पर होगा, इसके समानुपाती होता है। तो जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो क्या लिखा जाता है, के यहाँ पर लिखा जाता है, के कांस्टेंट लिखा जाता है। सो dt/dt किसके बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2 है। समय कितना दे रखा है, 4 मिनट आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो के की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ये कांस्टेंट तो है नहीं, शीतलन कांस्टेंट, तो इसको अभी के ही रहने दो। अब ये जो बॉडी टेम्परेचर है इसको कैसे निकाला जाता है, बॉडी टेम्परेचर बेसिकली इसका एवरेज होता है, किसका, जो भी टेम्परेचर आपको दे रखा है। जैसे पहला टेम्परेचर 100 है, दूसरा टेम्परेचर कितना है, 70 है, इन दोनों का एवरेज निकाल लो। 172, 170 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, करो आप, है ना। 100 170 हो गया, 2 8 16 यहाँ पर हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना निकल कर आ गया, 85 आ गया। और रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15 यहाँ पर दे रखा है। और T1 और T2 की वैल्यू भी रख ही लेते हैं, ठीक है। T1 T2 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, देखो एक बार से। T1 की वैल्यू 100 यहाँ पर दे रखी है, T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 यहाँ पर दे रखी है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 30/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
70 यहाँ पर हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3/28 निकल कर आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। k की वैल्यू हमने निकाली 3/28। फॉर्मूला हर जगह न्यूटन के शीतलन में एक ही लगाना है ना, dt/dt k TB यानी बॉडी टेम्परेचर, कहीं कहीं इसको एवरेज भी लिखा जाता है क्योंकि आप एवरेज निकालते हो। सो बॉडी टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो आइडियली आपको ब्रैकेट में दे के रखेगा कि उस रूम का टेम्परेचर अभी 15 है। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, सब कुछ हटा रहे, k की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 3/28। जो फॉर्मूला लगाया था उसको एक बार से अपन और लिख लेते हैं, dt/dt k T बॉडी माइनस T रूम, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपने k की वैल्यू निकाल ली। एक्चुअल में जो नया टेम्परेचर हुआ है, जब टेम्परेचर 70 हुआ था तो पहला वाला टेम्परेचर कितना था, 100 था, है ना। ये T2 कितना था, 70 था। अब 70 पर आकर अपन ने k की वैल्यू निकाल ली, तो अब आप चाहे तो इसको T3 या T4 मान लो, T2 मान के चलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो। हमने 4 टेम्परेचर है तो T1, T2, T3 और T4 मान लिया। ये T3 है, ये कितना हो जाएगा T4, क्योंकि फिर टेम्परेचर कम हुआ है, 70 से कहाँ पर आ गया, ये 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो जब ये 70 से 40 पर हुआ तो इसको होने में कितना समय लगा वो अपन को निकालना है, ठंडा होने में कितना समय लगेगा वो चीज़ अपन को निकालनी है। और सारे ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे मिनट में या सेकंड में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अपन T2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखो। dt की वैल्यू कितनी है, 70 माइनस 40 यहाँ पर हो जाएगी। T2 की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आपने पहले ही निकाल के रखी हुई है, पहले वाले से 3/28। अब ये आपको बॉडी टेम्परेचर निकालना है। आप बता सकते हो बॉडी टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, जैसे पहले में हमने क्या करा था, इन दोनों का एवरेज निकाला था, 100 + 70 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर भी सेम कर लो, इसने क्या किया है, 70 + 40 डिवाइड बाई 2 कर लो, मतलब 110 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 110 का आधा कितना होता है, 55 यहाँ पर होगा। रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15। ऊपर कितना हो गया, 30/T2 हो गया, नीचे 3/28 हो गया, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40 यहाँ पर हो गई। 28 है ना ये, है ना। चलो, तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। T2 को उधर ही लेते जाओ, इस 30 को इधर लेकर चले जाओ, 28 को ऊपर ले लो, 3 को नीचे ले लो, 40 को नीचे ले लो। T2 कितना आ जाएगा, 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गई, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो ये जो निकल कर आएगा, क्योंकि ये भी मिनट में, मतलब ये भी कितना होगा, 7 मिनट आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट है तो इसमें बताओ। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था। अगर ये यहीं पर इसको रोक देता कि जो न्यूटन का शीतलन का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बताइए, तो आपका k का आंसर आ जाता 3/8। बट इसको यहाँ पर रुकना नहीं था, ठीक है, इसको और आगे बढ़ना था। तो इसने बोला 70 से 40 होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको और आगे भी कर सकते हो कि 40 से 23 या 20 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, तो ये आपका T5 हो जाएगा, ये T6 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से समय निकालना है, k की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो आप फिर से इस फॉर्मूला को रखकर वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। हमने देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद था न्यूटन के शीतलन का, dt/dt = k T बॉडी माइनस T रूम टेम्परेचर, या फिर T एवरेज माइनस T रूम टेम्परेचर। T बॉडी कैसे निकाला जाता है, जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा है उन दोनों को आप जोड़ के 2 से भाग लगा लो। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो 7 मिनट आंसर आया है। ऐसा ही आप एक क्वेश्चन ना खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं आपको नंबर लिखवा देती हूँ उसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एक और किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, उसमें बस वैल्यू डिफरेंट थी। इसको जो है अपन ने क्या किया है, 1 सेकेंड, मुझे याद नहीं आ रही है वैल्यू क्या थी। हाँ, इसमें 100 से 50 डिग्री सेल्सियस कम करने में इसको कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो बताइए 50 से 30 डिग्री सेल्सियस करने में इसको कितने मिनट लगेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस टेम्परेचर जो है यहाँ पर 100 से 70 दे रखा है, इन्होंने इसको 100 से 50 कर दिया। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही किसी और पेपर में आपका ये वाला क्वेश्चन भी था, 100 से 50 और 50 से 30 करने में। आपको यहाँ पे 40 पूछा था, इसने 30 कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, घर्षण किस चीज़ के ऊपर आधारित नहीं होता है, घर्षण किस चीज़ की बात नहीं करता है, घर्षण क्रिया किस चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं रखती है। ठीक है, राइटिंग लिखने में घर्षण होगा, बोलने में घर्षण होगा, लिसनिंग में और वॉकिंग में। तो देखो सुनने में किस प्रकार का फ्रिक्शन, सुनने में तो कोई घर्षण नहीं होता है,
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 10 अगर बड़े क्वेश्चन है, 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, टोटल 10 क्वेश्चन है, ये समझ लो कि टोटल एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से 5 आपके न्यूमेरिकल होंगे, 2 थोड़े कंसेप्चुअल होंगे और 3 आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये है ना। तो आपको टफ क्वेश्चन के साथ ऐसा लगता है अरे यार ये भी फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, आप इसको जल्दबाजी में स्किप कर देते हो, बल्कि कितना सिंपल क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन किस में नहीं होता है, तो सुनने में फ्रिक्शन नहीं होगा, बाकी हर चीज़ में फ्रिक्शन होगा, ठीक है, चलोगे तो घर्षण होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किसी गतिशील वस्तु के जड़त्व का कारण क्या हो सकता है। अगर कोई भी गतिशील वस्तु में जड़त्व है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना विराम का जड़त्व होना, गति का जड़त्व होना, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। बेसिकली जड़त्व क्या है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। अगर भारी वस्तु होगी तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, है ना, और अगर हल्की वस्तु होगी तो उसका जड़त्व कम होगा। तो ये किससे कनेक्टेड है, ये अपना द्रव्यमान से कनेक्टेड है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का पहला ही नियम है जड़त्व का नियम, है ना, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, वस्तु जैसा है वैसा का वैसा या उसी की उसी पोजीशन में यहाँ पर रहता है, या तो विराम अवस्था में या फिर गतिशील अवस्था में। तो बेसिकली जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मेजरमेंट होता है, जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को यहाँ पर मेजर करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसमें ये नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, केवल और केवल जड़त्व की जो द्रव्यमान है उसकी माप होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 को देखिएगा, आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आइडियली तो इसको ऐसे बेसिक में कंसीडर किया जाता है, बट बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है, तो 1 से 2 तरीके आज अपन सीख लेते हैं इसके, बाकी आप खुद से कर सकते हो। चलो पढ़ो पहले क्वेश्चन को और आंसर करो। देखो क्या बोला गया है, इफ मोमेंटम ऑफ अ हैवी बॉडी ए एंड लाइट बॉडी बी इन द सेम, देन अगर एक भारी पिंड और दूसरे हल्के पिंड बी का संवेग समान हो तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कई तरीके से पूछा जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ बी विल बी लेस देन फ्रॉम ए का जो बी का जो वेग है वो ए से कम होगा, बी का वेग ए से अधिक होगा, समान होंगे या फिर आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन तो ये आपकी स्क्रीन पर जो इन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। सेम क्वेश्चन आपसे काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा जाता है कि बी की गतिज ऊर्जा ए से कम होगी, है ना, ए की गतिज ऊर्जा बी से अधिक होगी, ऐसे करके। तो ये तो या तो वेलोसिटी के टर्म्स में पूछ लेंगे या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछ लेंगे, या फिर यहाँ पर आपको वेग दे देंगे और डिटेल में आपसे संवेग पूछ लेंगे। तो ये कई सारे तरीके से बन सकता है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है इसका? 4.8 मिनट आया। अच्छा उस वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ 96/25 उसका आंसर आ रहा था, है ना, ऑप्शन में 96/25 था। एक बार और चेक करना, थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, क्योंकि 25 या 75 मतलब 3.9 के आसपास या 3.8 के आसपास जो आप बोल रहे हो उसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना उसको, 96/25 ऑप्शन में आया था। चलिए तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। एक भारी पिंड ए तथा दूसरे हल्के पिंड बी का संवेग समान है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, यानी कि एम ए, है ना, संवेग क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी यहाँ पर होता है, सो एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी यहाँ पर होगा। बट आई नो दैट कि ये भारी पिंड कौन है, एम ए जो है, यानी कि एम ए वस्तु जो है वो क्या है, भारी है। मतलब मुझे एक कंडीशन दे रखी है, एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, गॉट इट। एम ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, एम बी यहाँ पर होगा, तो मैं इस एम ए को क्या रखूंगी, ऊपर रखूंगी, क्योंकि भारी वस्तु है। नीचे क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वी बी डिवाइड बाई वी ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी के टर्म्स में ये लिख सकती हूँ कि अगर एम ए इज ग्रेटर देन एम बी होगा तो उस केस में वी बी इज ग्रेटर देन वी ए यहाँ पर होगा, यानी कि हल्की वस्तु का वेग जो है भारी वस्तु के वेग से ज़्यादा होगा, तो बी का वेग ए से अधिक होगा, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे क्यों इमेजिन भी कर सकते हो ना, लाइक एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु में आप एक ट्रक और एक कार को इमेजिन कर सकते हो, दोनों का संवेग समान है ना, ट्रक भारी है कार हल्की है, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कार हल्की है ना, कि कार यानी कि वी बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसके साथ, वी ए के साथ ज़्यादा होगी। मतलब ट्रक भारी है तो वो कम वेग के साथ धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि वो भारी है, क्योंकि संवेग समान है ना, संवेग तो पहले इक्वल कर दिया इसने।
तो उस केस में हल्की जो कार है वो ज़्यादा वेग से ज़्यादा फास्ट चलेगी, किसके कंपैरिजन में, भारी ट्रक के कंपैरिजन में। ये तो हमको समझ में आ गया। बट क्या हो अगर सेम क्वेश्चन मुझसे किस केस में पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी के केस में पूछा जाए कि क्या काइनेटिक एनर्जी का कैसे रिलेशन निकालोगे। तो अब हमको पता है कि के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किससे निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि इसके संवेग समान है, मतलब पी से रिलेशन निकालना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और ऊपर ही मैं क्या करूँ, m का मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे भी m का मल्टीप्लाई कर लूँ। यस, विजिबल हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 2m यहाँ पर बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या निकल कर आ गया, के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास यहाँ पर होती है। तो आप काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन निकाल सकते हो कि अगर आपको किसी भी चीज़ का संवेग समान दे रखा है, मतलब दोनों ही वस्तु ए और बी, अगर दोनों ही वस्तु के संवेग समान है तो उस केस में गतिज ऊर्जा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किस चीज़ के, द्रव्यमान के, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि जिसका मास ज़्यादा होगा, ये जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो भारी पिंड ए है, इसका मास ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, मतलब ए की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और बी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही आप रिलेशन बता सकते हो कि बी की काइनेटिक एनर्जी ए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसके लिए निकाला आपने, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अभी एग्जाम में आपसे किसके लिए पूछा गया था, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपके दो दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, आंसर करिएगा। अच्छा था, न्यूटन का शीतलन का नियम काफ़ी अच्छा था ना, काफ़ी बेसिक लॉजिक्स हमारे क्लियर हो गए। 70 को देखिए, आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा, एक बार से आप खुद से पढ़ो फिर अपन स्टार्ट करते। इसके दो क्वेश्चन बैक टू बैक एग्जाम में पूछे गए थे। कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, याद आ रहा है, फ्रिक्शन वाला कहाँ पर आता है, फ्रिक्शन वाला यूनिट 11 में आता है। चलो देखना, एक कार क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। घर्षण गुणांक जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.4 यहाँ पर दे रखा है बस। और बोला है कि स्टॉप तक कार से यात्रा की दूरी कितनी होगी, मतलब मेरे को एस की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, और हमको क्या करना है, यात्रा की जो दूरी है वो यहाँ पर निकालना है, ओके। कैसे निकालोगे, देखो फाइनल वेलोसिटी कुछ है नहीं, आप इसको 0 यहाँ पर मान सकते हो क्योंकि कार गतिशील अभी है। करो, स्टार्ट करो। कैसे करेंगे, घर्षण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन यहाँ पर होता है, जहाँ पर F आपका नॉर्मल फोर्स बल हो जाएगा, म्यू घर्षण गुणांक हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल अभिलंब हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, जैसे मैं डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिखूं तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा, या फिर चलो इसको अभी रहने दो, ये म्यू घर्षण कॉफिशिएंट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर निकालना होगा। एन जो नॉर्मल अभिलंब होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। क्षैतिज सड़क पर चल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि किसके बराबर होगा, आपका 9.8 के बराबर होगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एम जी यहाँ पर हो गया। बट आपको एक चीज़ और यहाँ पर पता है कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है द्वितीय नियम से न्यूटन के, ये किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में अगर अपन को फोर्स नहीं दे रखा है, जैसे अभी भी नहीं दे रखा है, तो हम लोग F इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, एम ए रख लेंगे। एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एम जी के बराबर होगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू जी के बराबर हो जाएगी। ऐसे तो ये एक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये अपन ने सीख लिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बस अपन इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लेंगे, ओके।
करें इसको स्टार्ट। m से m कट गया, क्या बचा हुआ है, a की वैल्यू बची हुई है। a की वैल्यू त्वरण तो अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करी और घर्षण हुआ है, टायर के बीच में घर्षण हुआ है। घर्षण क्यों हुआ है, क्योंकि ब्रेक लगाए होंगे तभी घर्षण हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन जो हुआ है वो अपन निकाल लेंगे। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 दे रखी है। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी। आप चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, बट सेफर साइड, क्योंकि ऑप्शन भी वैसे दूर दूर है, 50, 125, 100, 150 है, तो आप चाहे तो 10 रख लो और 9.8 रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 3.92 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। आगे क्या निकालने, डिस्टेंस है, कौन सा समीकरण लगाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो गति का पहला और दूसरा समीकरण तो लगेगा नहीं, तीसरे समीकरण से ट्राई करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पर होता है, वी 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 यहाँ पर हो जाएगा, 2a की वैल्यू 3.92 यहाँ पर हो जाएगी और s की वैल्यू निकालनी है। ये 400 उधर चला गया माइनस में, है ना, और माइनस में दूरी है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन यहाँ पर हुआ होगा, इसी वजह से हुआ होगा ये माइनस का 400 हो गया। अब इधर बचा हुआ है 2 इंटू 3.92, दशमलव हटाकर मैं ऊपर 200 लगा रही हूँ, है ना, मतलब 2 0 लगा दिए, कितना बचा है ये 200, डबल 0 लगा लो और 392 भाग लगाओ, 300 से आप मतलब लगभग 400 के बराबर हो रहा है। एक तो 4 से भाग लगा लो एक बार, थोड़ा तो छोटा हो जाएगा, ये 4 से भाग लग सकता है, कितनी बार लगेगा, 4 5 20 यहाँ पर हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये, और उसके पीछे 2 0 मतलब 5000 हो गए, 4 8 32 हो जाएगा, है ना, और 4 8 32, 4 9 36, 37 38 39, 4 8 32 हो गया, मतलब 5000/98 अपना आंसर आ रहा है, बट ऑप्शन तो पूरे फुल है, ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। और किससे कट हो रहा है, 98 से अगर भाग लगा लें कि और कट हो जाएगा, 98 से ही लगा लो, चलो 4 बार चला जाएगा क्या, 8 चौक 32, 37 38 39, ठीक है, और 5 बार लगाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 9 5 45 और 4 49, यस 5 बार तो लग ही रहा है, कहाँ पर लिखे, यहाँ लिख लेते हैं, 5 बार लग रहा है, कितना आ रहा है 490 आ रहा है, कितना बच रहा है 10 बच रहा है, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा, उसकी 0 यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है, या 50 पॉइंट कुछ आगे की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि 1000 हो जाएगा, तो लगभग आप मान सकते हैं 50.9 लगभग 51 मीटर के लगभग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया एक बार और इन शॉर्ट में आपको करके बता देती हूँ। इसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन यहाँ पर होता है, कैपिटल N दैट इज नॉर्मल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा MA यहाँ पर हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू एन, ये हो जाएगा MA के बराबर, ये म्यू, ये mg के बराबर, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा घर्षण गुणांक इंटू g के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, a की वैल्यू 3.92 निकल कर आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जब आप करोगे तो ये 400 प्लस यहाँ से आप क्या करोगे 2 3.92 और s की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 3.92। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगी कि स्टॉप तक जब स्टॉप हुआ है कार ने कितनी दूरी यहाँ पर तय करी है, तो लगभग 50 मीटर की वो दूरी तय कर चुका है, ठीक है। डन, यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है। मान लो ये पेपर किसके भी आया होगा, जिस भी स्टूडेंट ने ये किया होगा, है ना, उसके ये पेपर आया होगा, उसको लगातार लाइन से ये फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन दिख गए होंगे और हो सकता है उसने ये टॉपिक स्किप कर दिया हो तो उसको कितना लगा होगा कि काश मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया होता, है ना। ऐसे 2 क्वेश्चन और है, 100 क्वेश्चन थे टोटल इस पेपर में, इसी टॉपिक से अभी इस पेपर में 2 क्वेश्चन और रखे हुए हैं, ठीक है। चलो, एक क्षैतिज मेज पर रखे लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसके अंदर कि जैसे पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है आपका पहले दिन पेपर है, ठीक है, तो आपको सारे ये वाले यूनिट 11 के क्वेश्चन दिख जाए क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है। एमपीटेड ग्रेड 3 में आप देखोगे तो जिनका स्टार्टिंग में पेपर था उनको ईवीएस में सारे क्वेश्चन यूनिवर्स के मिले, ठीक है। फिर मिडिल वाली जो शिफ्ट थी उनको सारे क्वेश्चन ईवीएस में फूड प्रिजर्वेशन जो खाद्य संरक्षण युक्तियां हैं जो आपका यूनिट 20 है उसके मिले। फिर लास्ट वालों को सारे क्वेश्चन थोड़े पॉल्यूशन वाले और मिक्स वाले मिले। तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हर यूनिट से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है वो सारे ही क्वेश्चन आपके यूनिट 11 के पूछ ले। जैसे कि अगर हम लोग 50 क्वेश्चन लेते हैं तो 50 में से हो सकता है वो 20 क्वेश्चन आपसे
यूनिट 11 के ही पूछ ले और बचे हुए 30 क्वेश्चन में बची हुई सारी यूनिट्स को वो डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये कंसीडर करके चलना कि हर एक यूनिट को आप ऐसा कंसीडर करो कि हो सकता है मेरी शिफ्ट में इसी यूनिट के सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए क्लियर है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। वही वाला आई थिंक आपने ट्राई किया होगा तो हो गया होगा। लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान, एक लकड़ी है, लकड़ी का गुटका है, 5 kg यहाँ पर दे रखा है। इसको हटाने के लिए क्या दे रखा है कि इस गुटके को मेरे को हटाना है तो मेरे को कितना बल लगाना पड़ेगा, 5 किलोग्राम का भार यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वही दे रखा है, मूविंग 50 kg वुडन ब्लॉक इन अ हॉरिजन टेबल में ना 5 kg वेट का मुझे फोर्स रिक्वायर्ड होता है। वेट यहाँ पर दे रखा है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9.8 करके आप इसको क्या कर सकते हो, न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। चलो अब वापस से क्या करना है, मेज व लकड़ी के मध्य घर्षण गुणांक मतलब म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। वुडन ब्लॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 kg यहाँ पर दे रखी है। 50 kg का वुडन ब्लॉक है ना, हाँ 50 kg का वुडन ब्लॉक है ना। और क्या दे रखा है, 5 kg का भार आपको लगाना पड़ रहा है। 5 kg का भार है, आप इसको क्या करिए, न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो अभी इसको यहीं होल्ड कर लो, ये आपकी एफ की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन 10, 0.1, 250 और 1 है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आसपास के ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि 10 नहीं रख सकते अपन यहाँ पर। और म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला तो वही है जो अभी आपने प्रीवियस में लगाया था। क्या लगाया था, F इज इक्वल टू म्यू कैपिटल N यहाँ पर लगाया था। F की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5 इंटू 9.8 दे रखी है। म्यू की वैल्यू निकालनी है, ये किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, ठीक है। बस अब आप यहाँ पर वैल्यू रख लो, क्या वैल्यू दे रखी है m की, ठीक है। आप ट्राई करो, अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, सिर्फ अब आपको वैल्यू ही रखनी है। m की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू 9.81 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5/50 मतलब 1/10, 1/10 मतलब कि 0.1 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। सिंपल ही था, सिर्फ फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अंदर हमको वैल्यू को पुट करना था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है 0.1 तक आने में, ओके। चलिए ये आ गया हमारा 0.1 आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के कण को 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है ना। फेंकने के दौरान जो टोटल कार्य हुआ है उसकी आपको गणना करके बतानी है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप कल सॉल्व करके लाएंगे और आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलिए कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको फिर हम लोग क्लास में सॉल्व कर लेंगे।